गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, न्यूज़ है, समाचार हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग 100 फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज का फर्स्ट इशूज़ क्या है। पहला मुद्दा क्या है? नीति आयोग और UNDP ने सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में तेजी लाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब हम लोग थोड़ा सा नीति आयोग पर चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। चलिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015। ओके, बात की जाए अगर इसके अध्यक्ष के, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। तो वर्तमान में कौन है? मोदी जी इसके अध्यक्ष है। इसके साथ ये ध्यान रखिएगा, ये तो इसके वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो डॉक्टर सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। और अगर बात की जाए कि इसके CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम, श्री BVR सुब्रमण्यम ये क्या है? इसके CEO हैं। CEO कौन है? श्री BVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात की जाती है कि इन्होंने नीति आयोग जिसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। किसके साथ समझौता हुआ? UNDP के साथ। यानी UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में। अगर बात की जाए UNDP की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? UNDP की 1965 में। इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, सही रहेगा। UNDP की स्थापना, UNDP जिसकी स्थापना कब की गई है? 1965 में। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ है वह? न्यूयॉर्क। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय या आप इसका बोल सकते हैं या इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अगर बात की जाए अध्यक्ष कौन है, तो अचीम अस्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। अचीम अस्टेनर। ओके, चलिए, अब ये करता क्या? UNDP का काम क्या है कि SDI जो मानव विकास सूचकांक है उसके द्वारा जारी किया जाता है। वो SDI के द्वारा ही, वो SDI जो है मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? UNDP के द्वारा उसको जारी किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि UNDP महिलाओं की आजीविका, नवाचार और मिशन लाइफ पर नीति आयोग के काम के लिए भी यह सहायता प्रदान करेगा। तो इसका एक मुख्य लक्ष्य क्या है कि इसमें करीब 177 जो कंट्रीज है जिसके लिए काम कर रहा है, उसको क्या करना है? गरीबी से बाहर करना है, गरीबी को कम करना है। ओके, इसके क्या है? अदर इसका लक्ष्य पूछा जाए तो क्या है कि विकास की ओर, यानी सतत विकास लक्ष्य इसका टारगेट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कब तक का है? 2030 तक का इसका गोल है। इसका स्थापना कब किया गया था? 2015 में। SDG को क्या बोला कि 2030 तक इसके जो 17 लक्ष्य है उसको पूरा करना है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग दिया गया है। आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर को कौन सा है? भद्रवाह और राजमा और रामबन सुलाई शहद को। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक कुछ दिन टाइम पहले आप बोल सकते हैं कि बसोहली पेंटिंग को भी GI टैग दिया गया था। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जम्मू कश्मीर केसर को भी GI टैग दिया गया है, लेकिन पूछ लेता है जैसे 2023 में किसे किसे दिया गया है। तो कुछ महीने पहले आई थिंक अप्रैल वगैरह में बसोहली पेंटिंग ध्यान रखिएगा, बसोहली पेंटिंग इसे भी GI टैग दिया गया, बसोहली पेंटिंग को। ओके, और वर्तमान अगर बोला जाए अभी रिसेंटली, यानी अभी का जो न्यूज़ है किसमें है? भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को देख लेते हैं। चलिए, भद्रवाह राजमा की खेती जो है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में की जाती है। इसे कश्मीरी राजमा के नाम से भी जाना जाता है। रामबन सुलाई शहद रामबन जिले में उत्पादित एक क्या है? सुलाई का शहद है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसमें केवल GI का जो टैग है ना उसके नाम को ध्यान रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो यह ढाका में आयोजित की गई है। कौन सा है ये? रक्षा वार्ता है।
किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो अब आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर सीमा की बात की जाए तो करीब कितना है? 4096 किलोमीटर जो है इनके बीच में सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर। इतने किलोमीटर जो ये सीमा साझा करता है। और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कौन कौन सा हो गया आपका? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये वो 5 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ। अगर बात की जाए कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। इसके अलावा बांग्लादेश में एक यूनिवर्सल पेंशन योजना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना के द्वारा लॉन्च की गई यूनिवर्सल पेंशन योजना। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या है। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। कौन सी है कर्नाटक सरकार? आप यहाँ देख रहे हैं इमेज में, कौन सी योजना है? गृह लक्ष्मी योजना। एक्चुअली वहाँ पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे 5 योजनाओं को बोला गया था कि इलेक्शन से पहले हम लागू करेंगे, इसमें से 3 तो लागू ये हो गई है। तो खैर हमें इसमें फोकस करना है कि गृह लक्ष्मी योजना जो है वो कहाँ की है? कर्नाटक सरकार की। इसमें देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस योजना के तहत लगभग 1.1 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको अपने परिवार की जो महिला मुखिया होती है उनको करीब 2000 रुपए की जो है मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। महिला मुखिया को कितने, इसके तहत कितना है? 1.1 करोड़ महिलाएं जो अपने परिवार की मुखिया होती हैं उनको 2000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य योजना है, एक है युवा निधि के तहत बेरोजगार युवा का मतलब क्या हो गया? जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, जो बेरोजगार स्नातक और डिप्लोमा धारकों को क्रमशः कितने हैं? 3000 रुपीज और कितना दिया जाएगा? 1500 रुपए, यानी 3000 और 1500 रुपए। 3000 किसके लिए है? बेरोजगार स्नातक के लिए, और जो डिप्लोमा के लिए कितना है? 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे और इसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। कौन सी है योजना? कौन सी है आपके? या युवा निधि योजना के तहत। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। चीन ने अपने नए नक्शे में क्या किया? अरुणाचल प्रदेश को और ऑक्साई चीन को शामिल कर लिया। ये कोई नई बात नहीं है, ये चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। वो ऐसा करता रहता है, अपने आप को सेटिस्फाइड करता रहता है, लेकिन होगा क्या फाइनली? जो भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का, वो भारत में ही रहेगा। इसके शो करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हमारे न्यूज में आया तो बस देख लेना है कि चीन ने अपने नए नक्शे में क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश और ऑक्साई चीन को शामिल कर लिया है। नाउ अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, इसके अलावा जिसने इसको तो शामिल किया ही है, इसके अलावा इसने क्या किया है? ताइवान और जो विवादित दक्षिणी चीन सागर उसको भी ये चीनी क्षेत्र में शामिल किया गया है। किसको किसको? जो विवादित आपका ताइवान वाला हिस्सा है वो, और आपका दक्षिणी चीन सागर, यानी ये जिन हिस्सों को ले रहा है वो क्या है? विवादित हिस्से ही है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अक्साई चीन हो गया, ताइवान हो गया, आपका दक्षिणी चीन सागर हो गया, इन सबको उसने अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा कितने किलोमीटर तक की है, वो 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच में कितनी है? 3488 किलोमीटर। और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जो चीन के साथ को सीमा को साझा करते हैं? तो कौन कौन से हो गए? आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? चीन के साथ यह सीमा साझा करते हैं। टोटल कितने किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। युद्धपोत महेंद्रगिरी को 1 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया जाएगा। यानी आज क्या है? 1 सितंबर है। तो कौन से युद्धपोत है? ये महेंद्रगिरी है। थोड़ा इसके बारे में लोग डिटेल पर चर्चा कर लेते हैं। इसे कहाँ से? मुंबई के जो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वहां पर इसे बनाया जा रहा है। और ये अगर बोला जाए तो भारतीय नौसेना का यानी नेवी के प्रोजेक्ट कौन सा है? 17A, जो प्रोजेक्ट 17A है, जिसके तहत अभी कुछ टाइम पहले ही द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17A के तहत ही 6ठे युद्धपोत महेंद्रगिरी को विंध्यगिरी को इन्होंने लॉन्च किया था। ये तो महेंद्रगिरी है और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कौन सा था? वह विंध्यगिरी था।
यानी विंध्यगिरी छठा था, सातवां कौन सा है आपका, यह आपका हो गया महेंद्रगिरी। ओके, तो प्रोजेक्ट 70A के तहत सातवां स्टील्थ फ्रिगेट है यह मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के धरोहर संग्रहालय धरोहर का भी दौरा करेंगे। महेंद्रगिरी तकनीकी रूप से एक उन्नत युद्धपोत है। ओके, और ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा की एक पहाड़ है वहां पर जिसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी है। उड़ीसा की एक पहाड़ है जिसका नाम महेंद्रगिरी है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 17A प्रोजेक्ट के तहत ही जो छठा युद्धपोत विंध्यगिरी था, यह भी कर्नाटक की, इसका नामकरण भी कैसे किया गया था, तो कर्नाटक की एक पहाड़ी की जो श्रृंखला है उसके नाम के ऊपर इसका नाम भी विंध्यगिरी किया गया था। 6th जो आपका था युद्धपोत, और ये 7th युद्धपोत है। नाउ 17 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17A के छठे युद्धपोत विंध्यगिरी को लॉन्च किया था। तो छठा वाला पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये कब हुआ है, 17 अगस्त को हुआ है। नाम क्या है, विंध्यगिरी। इसके कर्नाटक के एक पहाड़ियों की श्रृंखला है, उसी के नाम पर इसका नाम भी विंध्यगिरी रखा गया था। और कौन से, प्रोजेक्ट 17A के तहत। नाउ ये 77 स्टील्थ फ्रिगेट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। चलिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने NSKFDC के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आखिर ये NSKFDC क्या है, हम लोग देख लेते हैं आखिर है क्या। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला क्या है, यह हम बोल सकते हैं एक उपक्रम है। इसके NSKFDC यानी क्या हो गया, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। NSKFDC नाउ क्लियर, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। तो किसके अधीन है ये, भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला यह एक उपक्रम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1997 को एक नॉट फॉर प्रॉफिट यानी मुनाफे के लिए नहीं कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अक्टूबर 97 से यह कार्यान्वित है। कब से, 97 से। स्थापना कब हुई थी, जनवरी 24 जनवरी को, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में यानी मुनाफे के लिए नहीं। चलिए, अब इसका जो एक समझौता किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है, तो जो सफाई कर्मचारी हैं, आप तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है, यह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों के लिए है। तो सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक जो उत्थान है उसको बढ़ाना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। श्रीलंका ने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की है। श्रीलंका ने क्या किया है, पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की है। चलिए, इसमें कुछ खास न्यूज नहीं है। असम के कौन से चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखिएगा, असम का कौन सा है, चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसकी थोड़ी खासियत हम लोग देख लेते हैं कि इसकी स्पेशलाइजेशन है क्या। चोकुआ चावल जिसे असम का क्या बोला जाता है, जादुई चावल भी कहा जाता है। चोकुआ चावल यानी इसे असम का जादुई चावल भी कहा जाता है। जादुई चावल शक्तिशाली अहोम राजवंश जिसे हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी है, अहोम का युद्ध कब हुआ था, है ना, ये हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अहोम राजवंश के सैनिकों का मुख्य भोजन रहा है। यह कौन सा है, अहोम राजवंश के सैनिकों का, जिसके कब बोला जाता है, जादुई चावल भी बोला जाता है। इस अनोखे और स्वास्थ्यवर्धक चावल की खेती कहाँ की जाती है, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के आसपास की जाती है। और इस चावल का अगर बोला जाए तो कई अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जैसे तिनसुकिया हो गया, धेमाजी, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, नागांव, मोरीगांव में भी की जाती है। चोकुआ चावल मूलतः अर्ध चिपचिपा क्या है, यह शीतकालीन चावल है जिसे साली चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसके कितने सारे नाम हो गए हैं, चोकुआ चावल हो गया, जादुई चावल हो गया, साली चावल भी इसे कहा जाता है। चावल की चिपचिपी किस्म को उनकी एमालाइज सांद्रता के आधार पर बोरा और चकुआ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ओके, बोरा और चौके किसके आधार पर, एमालाइज सांद्रता के आधार पर। और चावल को ठंडे या गुनगुने पानी में भिगोकर भी इसका सेवन किया जा सकता है, यानी इसको पकाने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत पकाना पड़ेगा, इसे ठंडा या गुनगुना पानी में रखकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। किस राजवंश के द्वारा इसका मुख्य भोजन रहा है, अहोम राजवंश का। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सेना के द्वारा 130 टैथर ड्रोन और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। किसके द्वारा, सेना के, कितना है, 130 टैथर ड्रोन आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, और कितना है, 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत अक्टूबर में पहली बार वैश्विक एआई यानी क्या होगा, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, पहली बार यह भारत के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है, ये ध्यान रखना है। नाउ
कम टू द नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया है, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है वहां पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह करवाया जा रहा है। कब होगा यह? 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनमत जो है वह संग्रह होगा। कब? 14 अक्टूबर को। देख लेते हैं क्या यहाँ ऑस्ट्रेलिया को आप मैप में यहाँ देख रहे हैं, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं जनमत संग्रह जो हो रहा है। एक्चुअली जनमत संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उसको क्या करना है, संविधान में मान्यता देना है। एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह को क्या बोला गया है? वॉइस टू पार्लियामेंट, यानी अपनी आवाज को कहाँ तक पहुंचाना है? पार्लियामेंट, संसद तक पहुंचाना है। यदि जनमत संग्रह पारित हो जाता है तो यह देश के संविधान में किसको? एब्रिजिनल, एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ये आपके मेंस में भी हो सकता है काम आ जाए। एबीरोजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग को मान्यता देगा। किसको किसको देगा? एब्रिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर को। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र राष्ट्रमंडल देश है जिसने क्या किया है, अपने मूल निवासियों के साथ कभी किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। किस? ऑस्ट्रेलिया ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रमंडल देश है। ऑस्ट्रेलिया की लगभग कितनी 32% जो आबादी है वो एब्रिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग हैं। और लोग क्या चाहते हैं, क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। और ऑस्ट्रेलिया में 99 के बाद यह पहला जनमत संग्रह होगा। कब? 1999 के बाद। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिवीजन देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को हम लोग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने क्या किया है, दुनिया की पहली 100% एथनॉल ईंधन आधारित कार को लॉन्च किया है। एक्चुअली सरकार का टारगेट कब तक है? 2024, 25, 26 तक, 23, 24, 25, 26 हम बोल सकते हैं। 25, 26 तक क्या करना है कि 20% पेट्रोल में कितने परसेंट? 20% एथनॉल को मिक्स करना। वर्तमान में कितना है? 10% है। जो गन्ना आधारित एथनॉल बेस्ड है कितना है? 10% की टारगेट पूरा हो चुकी है कि पेट्रोल में मिक्स कर सकते हो। लेकिन अभी कितना सरकार का लक्ष्य है? 2025-26 तक इसका लक्ष्य है 20% मिक्स करने का। ओके, और इसके लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि हाइड्रोजन जो ईंधन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नाउ खेल मंत्री ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल महासंघ पोर्टल को लॉन्च किया है। और जो आपका खेल दिवस भी मनाया जाता है वो किसके लिए? मेजर जो खिलाड़ी आपके हॉकी खिलाड़ी थे ध्यानचंद, उनके लिए। नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किसके बीच में? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। प्रज्ञान क्या है? रोवर है जो चंद्रयान 3 के साथ गया था। प्रज्ञान रोवर, इसने क्या किया है? एक LIBS उपकरण है, LIBS उपकरण ने चंद्र सतह पर क्या की थी? सल्फर की उपस्थिति का इसने पता किया था, सल्फर की उपस्थिति का, LIBS। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने LPG के दाम को क्या किया है? 200 रुपए प्रति सिलेंडर घटाने की मंजूरी दे दी है, जो कि रक्षाबंधन पर क्या था? ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक गिफ्ट था बहनों के लिए। नाउ बढ़ते वायु प्रदूषण से दक्षिण एशिया अगर देश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा, एक तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका 5 साल जो है अधिक जो है वो जो है आपके, अगर बोला जाए कि अगर 65 ईयर्स आप जीवित रहेंगे तो 5 साल आपकी उम्र ऐसे ही कम कर दी गई है ना। जीवन प्रत्याशा कितना हो गया है? 5 साल से अधिक कम हो सकती है। ये तो एक अनुमान लगाया गया है, लेकिन उससे भी अधिक कम हो सकती है। और सबसे अगर बात की जाए कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है तो क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे प्रदूषित है। लेकिन अगर बात की जाए पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो किसका नाम आएगा? हमारे भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली का नाम आएगा। और ये बहुत एक चिंता का विषय बोल सकते हैं कि जो भारत की राजधानी है उसकी स्थिति ये है कि सबसे प्रदूषित शहर उसे बोला गया है दुनिया का। वहाँ कितने आपको बोला जाएगा? 10.9 जो है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा जो है 10.9 जो है वो कम हो सकती है। यानी अगर आपको 70 साल जीना है तो आप 59.3 मंथ ही जी सकते हैं, है ना। चलिए, भारत और केन्या हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुआ है। इसके अलावा और ध्यान रखिएगा, प्रियान सेन 2023 की मिस अर्थ इंडिया बनी है। कौन है? प्रियान सेन। कहाँ की रहने वाली है? यह जयपुर की रहने वाली, राजस्थान जयपुर की। गुजरात सरकार ने स्थानीय निकायों में क्या किया है? ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जो वर्तमान में 10% है। स्थानीय निकाय यानी क्या क्या हो गया आपका? ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, नगर निकाय हो गया। तो इनके लिए कितना है? जो 10% से बढ़ाकर 27% आरक्षण रखने का प्रस्ताव रखा है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। चलिए, ये थोड़ा स्लाइड रिपीट हो गई है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
केंद्रीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने क्या किया है? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण की शुरुआत की है। अब इसका सिकल सेल एनीमिया अगर बात की जाए तो कब से आरंभ किया गया है? एमपी के शहडोल जिले से। एमपी के कब से स्टार्ट हुआ है? 1 जुलाई 2023 से। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। कहाँ से इसको प्रारंभ किया गया है? एमपी के शहडोल जिले से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का टारगेट कब तक है? 2047 तक है। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। कक्षा 7 की जो एनसीईआरटी की बुक्स होंगी उसमें किस एक चैप्टर को जोड़ा गया है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अगर आप इंडिया गेट कभी जाने का मौका मिला हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इंडिया गेट से बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट में देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति भवन, और अगर बैक साइड में देखेंगे तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है बिल्कुल स्ट्रेट में ये भी है। अगर नहीं देखे होंगे, कभी जाने का मौका मिले तो जरूर आप लोग जाकर के देखिएगा। और यहाँ पर जो शहीद हुए हैं उन शहीदों के नाम को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड लैंडर फैक्ट्स क्या क्या है। एशिया कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों में हो रहा है? तो यह है आपका श्रीलंका और पाकिस्तान। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय एकता कपूर। 9 इसरो सूर्य मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च कर रहा है? 2 सितंबर। कितने बजे? 11:05 पर इसे ये लॉन्च करेगा। ये क्या करेगा? तो सूर्य का अध्ययन करने का फर्स्ट मिशन है L1, आदित्य L1। किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आत्मसम्मान विवाह करवाने की अनुमति दी है? तमिलनाडु राज्य ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आगे का इसको एमसीक्यूज को। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। सरकार ने मनरेगा के लिए अनिवार्य आधार आधारित मनरेगा के लिए क्या किया गया है? अनिवार्य आधार आधारित मजदूरी भुगतान की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिया है? 21 नवंबर, 15 अक्टूबर, 12 नवंबर और 31 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो किसने लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। ये निर्णय किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। कब करवा रहा है ये? 14 अक्टूबर को जनमत संग्रह करवाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और NSKFDC के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में कौन सा कथन सही है? आपको यह बताना है। MOU का उद्देश्य क्या है? कि सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ाना है। बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? केवल 1, केवल 2, C 1 और 2 दोनों, और D ना तो 1 और ना ही 2। इसका आंसर C हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। युद्धपोत कौन सी है? महेंद्रगिरी, जिसे 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। या भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट कौन सा है? 17A के तहत डैश स्टील्थ फ्रिगेट है। 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है। तो ये कौन सा है? यह 7वां आपका स्टील्थ फ्रिगेट है, 7वां। ओके, छठा कौन सा है आपका? विंध्यगिरी है, विंध्यगिरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चीन ने अपने नए मानचित्र में डैश और डैश को शामिल किया है। ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, हिमाचल प्रदेश और अक्साई चीन, लद्दाख और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को इसने क्या किया है? शामिल किया अपने नए मानचित्र में। चलिए इतना ही नहीं, उसने तो ताइवान को भी और दक्षिणी चीन सागर को भी शामिल कर लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई है? ढाका, रंगपुर, नई दिल्ली, गाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढाका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के भद्रवाह, राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन दिया गया है जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। और यहाँ पे बसोली पेंटिंग को भी GI टैग दिया गया है। अक्टूबर में पहली बार वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत, जापान, फ्रांस, इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कर रहा है? यह भारत करेगा। इसके मेजबानी कौन कर रहा है? फर्स्ट टाइम भारत के द्वारा किया जाएगा, भारत के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने और UNDP ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से प्रगति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह लक्ष्मी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है।
बिल्कुल सही नहीं, यह गलत है क्योंकि इसे कर्नाटका सरकार ने लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2000 रुपए की क्या की जाएगी, मासिक सहायता जो है प्रदान की जाएगी। तो सही कोड चुने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी केवल 2, क्योंकि इस योजना के तहत 1.1 करोड़ महिलाओं को इतने की जो राशि दी जा रही है बिल्कुल सही है। तमिलनाडु नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, कर्नाटका सरकार के द्वारा, कर्नाटका सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाउ कम टू द, चलिए तो आज की क्लास की हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, मुद्दे, समाचार सभी देख लिए। वनर फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा, इसके अलावा हम लोगों ने एमसीक्यूज को भी देखा है। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थोड़ा एज मच एज आप लोग हमेशा क्या करें, रिवीजन पे जरूर ध्यान दिया कीजिए। एवरीडे कम से कम कुछ नहीं तो 5 to 7 मिनट्स रिवीजन के लिए जरूर रखें, करंट अफेयर्स के लिए। या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले रिवीजन करें, उसके बाद आप नए टॉपिक को पढ़ना आरंभ करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में tomorrow morning. Thank you to all of you and have a nice day.